डॉन न्यूज़ में मुजाहिर बेलवली आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो बदकिस्मती से पाक भारत ताल्लुकात में एक बार फिर इंतहाई कशीदगी आई हुई है, जिसे कहते हैं महाज गर्म हुआ है। और वाक़या तो कश्मीर में हुआ और ये ख़ुद यानी हिंदुस्तान की इंटेलेक्चुअल्स बल्कि सारी दुनिया ये तस्लीम करती हैं। और मुझे भी जब दहाई से ऊपर पहले जब जम्मू और श्रीनगर जाना हुआ तो ऐसे सहाफ़ी में बड़े ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि वहाँ एक बड़ी वायबल तहरीक है जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखना नहीं चाहती। और फिर इस तरह के हादसे और साने जब कश्मीर में होते हैं तो उसका मलबा पाकिस्तान पर गिरता है। बहरहाल हिंदुस्तान का मौक़िफ़ अपनी जगह। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वादे तौर पर कहा है कि इस हर मरहले पर हमें इस बात की क्या ज़रूरत थी कि हम ये हमला करते या इसके पीछे हमारे हाथ होता। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम जम्मू कॉन्फ्रेंस के मोहतरम सरदार अतीक़ अहमद ख़ान मेरे साथ हैं और इनके वालिद कायदे अव्वल जिन्होंने पहली गोली चलाई थी उनसे भी मेरी नियाज़मंदी रही, बल्कि आना जाना भी रहा। अभी मुझे ज्वाइन किया है। फिर यहाँ अब तो मैं देख रहा हूँ बड़ा मूना आलम जो है अब तो एज ए तजिया निगार जर्नलिस्ट हार्ड हिटिंग इनको सवाल जवाब करते हुए देख रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि ज़रा बालाकृष्णन जी को भी जहमत दूँ। और दहाई पहले अब हम लोगों का आम मुजरब जब जैसे मैंने कहा कि पहले ट्रैक 2 पॉलिसी थी, ट्रैक 3 आना जाना था, तो बालाकृष्णन जी भी पाकिस्तान में आए थे और हमारे स्टूडियो आए थे उस वक्त जो चैनल में था, उनसे मुलाकात हुई तो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये देखें हिंदुस्तान में ख़ुद सवाल उठ रहा है और ये जो हालिया इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो सूरत हाल आई है ख़ास तौर पर सूबों के इलेक्शन, उसमें कांग्रेस के तर्जुमान ने इस हमले के हवाले से जो सवाल उठाएं, ज़रा इससे देख लें कि ख़ुद भारत में अपोजिशन क्या नुक्ता नज़र है। जिस तरह पाकिस्तान में आम परसेप्शन ये है कि हिंदुस्तान या कश्मीर के मामले में एक राय होती है और बहुत सारी चीज़ों में हमारे इख्तलाफ होते हैं, लेकिन देखें इस पर क्या भारत यानी जो अब दूसरी बड़ी जमात कह लें या मुस्तक़बिल की हुक्मरान जमात कह लें, उनके तर्जुमान क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मोदी जी से क्या 5 सवाल कर रहे हैं। हमारे केवल 5 प्रश्न हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी आप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते। नंबर 2, स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले। एक आरडीएक्स ले जा रही कार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां काफिले के लिए सैनिटाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, वहां प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली जिससे हमारे सैनिक हताहत हो पाए। तीसरा सवाल, मोदी सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैशे मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया। चौथा सवाल, मोदी सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा हवाई मार्ग से सेना की आवाजाही करने के सीआरपीएफ एवं बीएसएफ के निवेदन को क्यों ठुकराया गया। यह है वो आदेश जिससे खारिज किया था, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। और 5वां सवाल, मोदी सरकार के 56 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में हमारे 488 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मोदी जी ऐसा क्यों। जी ये सवाल तो क्या हमारे जैसे मैंने कहा ना कि कांग्रेस के तर्जुमान ने उठाए हैं। बालाजी मैं आपके आना तो चाहता हूँ लेकिन ज़रा क्विक मैं अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे, जम्मू उसके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह रहे सरदार अतीक साहब एक बार फिर कश्मीर के सबब और जो सवाल उठाए वो तो उनसे सवाल उठाए गए। आप क्या कहते हैं, क्या हम ये समझें कि सिर्फ जो मई का इलेक्शन आ रहा है मोदी साहब का, उसके लिए आमतौर पर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं या क्या कहेंगे सरदार साहब। मुजाहिद साहब, एक तो पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी सारी दुनिया के लिए तशवीश का बायस है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप पिछली माजी करीब की हिस्ट्री में क्विकली देखें तो 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में थरपारकर में ह्यूज बिल्डअप हुआ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में 2002 में ह्यूज बिल्डअप हुआ, कई महीने रहा,
फिर वापस जाना पड़ा। अब की बार फिर इलेक्शन जब करीब आ गए हैं और रियासतों के इंतखाबात सामने आए हैं और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के हवाले से सारी दुनिया के कैपिटल्स बैक वक्त, खा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो, हाउस ऑफ लॉर्ड हो, यूरोपियन पार्लियामेंट हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, सारी दुनिया के कैपिटल्स बैक ज़बान ये कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो पाबंदियाँ हैं और जो लॉज हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अनलॉफुल लॉज हैं, गैर कानूनी कवानीन है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक है कि जब मुज़ाकरात की पेशकश भी मौजूद है, हालात भी ऐसे मौजूद थे, तो वो इस बात को देखना चाहिए था कि क्या हम एटमी क़ुव्वत होगी इस कशमकश के मुताबिल हो सकते हैं, क्या सारी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर सकते हैं। क्या हम महज ये समझें कि मोदी सरकार और ख़ुद मोदी जी इस इलेक्शन के हवाले से रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे हैं, या जो सवाल वो उठा रहे हैं, नहीं वो कहते हैं नहीं जी ये तो उधर ही से हमला हुआ, यानी हमारी तरफ से। जी बालाजी। देखिए, ये जो इलेक्शन और ये जो वाकया हुआ पुलवामा में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो टेररिस्ट है वो उनका जो टाइमिंग है होता है, एजेंडा होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जो जैश-ए मोहम्मद को हमेशा पाकिस्तान कहते आ रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन जब भी ISIS खुद एक स्टेट एक्टर है, वो ऐसे जो इंटरेंस यहाँ पे करते हैं, हिंदुस्तान में करते हैं, उनका जो एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। लेकिन सवाल जो है कांग्रेस ने जो सवाल उठाए, अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने 5 सवाल तो खुद कर दिए ना कांग्रेस के तर्जुमान ने, वो आपने सुने ना? ना वो कांग्रेस में जब भी ये वाकया हुआ, एक घंटे के अंदर राहुल गांधी जो है उसने ऐलान किया कि हम सरकार के साथ में हैं, ये जो पुलवामा में अटैक हुआ उसको टैकल करे, जो भी इसके पीछे हैं उनको सख्त से सख्त आप उनको सजा दे दिए। कांग्रेस पार्टी और सारी अपोजिशन सरकार के साथ में है बोलती। नहीं, मैं तो मामला ये जो मैं तो तर्जुमान का अभी सुन रहा था ना, आपको खुद सुनाया भी मैंने, 1 2 3 4 5 जो सवाल उनके जो कर रहे थे। नहीं, उनका ये था कि सिक्योरिटी हिंदुस्तान का जो वहाँ पे फोर्सेस जो है वो ढीला था बोल के ये वाकया हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि जब भी महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट था, तो एक बंदे ने जो बैरिकेड लगाया था इसी हाईवे के स्ट्रेच में, 1 2 3 बैरिकेड था, 2 बैरिकेड में वो गाड़ी चला के आगे गया, तीसरे बैरिकेड में वो जवान ने उसको फायरिंग, उसको वो वार्निंग शॉट फायर किया, फिर भी वो बंदा रुके नहीं, उसने डायरेक्ट गोली चलाई तो मर गया। तो वो वहां पे पीडीपी बगैर जो है इतने बड़े बवाल मचा दिए, उसके बाद में बैरिकेड हटाया गया। तो मेजर जनरल बख्शी जो है वो तो वही पूछता है कि आपने बैरिकेड क्यों हटाए, क्योंकि 350 350 किलोग्राम जो RDX जो है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ बालाजी मान लेता हूँ। जी मुना जी, आपने सुना जो बालाजी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और बहरहाल उनका हक है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू रखें। मुना जी बिल्कुल, मुजाहिद साहब, बाला साहब का हक है, हम इससे कोई दूसरी राय इसमें नहीं है। लेकिन जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी एक रीथिंक करके दूसरा रिएक्शन उनकी तरफ से जो ज्यादा सेंसिबल रिएक्शन है, ज्यादा लॉजिकल रिएक्शन है, वो दिया गया है। वरना हम जब उनके प्रोग्राम्स में भी जा रहे थे, हम शिरकत करते थे, तो कांग्रेस की तरफ से बड़ा एक नी जर्क सा रिएक्शन हमें नजर आता था कि हम खड़े हैं और उसी रेटरिक के ऊपर हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो एक वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक उनका रेटरिक था या उनका एक पार्टी बयानिया था, उसी को टो करते हुए कांग्रेस के लोग भी नजर आते थे, उनके बड़े बड़े लीडर्स नजर आते थे। लेकिन अब जो ये 5 सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं, मुझे लगता है उनको भी ये बात समझ आ गई है कि ये मोदी सरकार और बीजेपी की तरफ से एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये तमाम पुलवामा अटैक और उसके बाद होने वाला पाकिस्तान के ऊपर होने वाला ब्लेम गेम इंडिया की तरफ से, जो कि 5 मिनट या अगले चंद मिनटों के बाद ही उनको लग गया था, उनको पता लग गया था और उनको फरिश्ते आके उनको बता गए थे कि पाकिस्तान ने अटैक करवाया है। जैसे मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन मैं सरदार साहब ये सवाल करूंगा कि आप ये समझते हैं कि कांग्रेस का, जैसे कि बालाजी कह रहे हैं कि नहीं वो एक है उनके साथ इस इशू पर, जबकि ये 5 सवाल कहते हैं ये तो अपनी जगह और वो भी सिक्योरिटी के हवाले से उठाएं, तो ये आपका तजर्बा दोनों हुक्मरानों से रहा है, यानी कांग्रेस से भी और बीजेपी के रहनुमाओं से भी। तो इस मसले पर आप समझते हैं कि डिवाइड है या कांग्रेस जो है वो भी सियासत कर रही है?
ब्रेक के बाद मालूम करेंगे सरदार साहब आपसे, और फिर आएंगे बालाजी आपके बाद, ऐसा नहीं है आपकी बात भी मैं पूरी सुनूंगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी सरदार साहब, तो ये आप समझ रहे हैं कि एक जो मेरे सवाल अपनी जगह के जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, ये किसी बड़ी जंग की तरफ से हमें नहीं ले आ रहे हैं, ये आप समझते हैं कि अभी भी रास्ते खुले हुए हैं बातचीत के? सरदार साहब। मुजाहिद साहब, इस ज़मीन में मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने पूछा था कि क्या हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसमें बड़े साहिब राय लोग मौजूद हैं, बेटर सेंस रखने वाले लोग मौजूद हैं। वो कभी बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज ये बता रहे हैं कि 5 साल की हुकूमत क्या नताइज। और फिर छोड़िए आपको और हमारी राय को एक तरफ रहने दीजिए, आप ये देखें कि यशवंत सिन्हा साबिक़ वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं, जस्टिस तारकुंडी काटचू क्या कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती क्या कर रही हैं, उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने और गोशे गोशे से क्या आ रही हैं। कांग्रेस का तर्जमान अभी 5 सवाल आपने सुनाए हैं, वो क्या कह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल रास्ते खुले हैं, जंग कोई मसले का हल नहीं है। और ये जो बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कही है, उन्होंने हमले की बात नहीं की, उन्होंने डिफेंस की बात की है। उन्होंने कहा कि अगर हमला मुसल्लत किया गया, जंग मुसल्लत की गई तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जाहिर है कोई आदमी आपको मारने के लिए आएगा तो क्या ऑप्शन है। हम तो कभी जहरियत की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए आज़ाद हो सकते हैं तो कश्मीर क्यों नहीं मुज़ाकरात के जरिए आज़ाद हो सकता। पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जितने तनाज़ात हैं, पानी का है, इंडस वाटर ट्रीटी का है, सरकरी का है, ये मुज़ाकरात के जरिए क्यों नहीं हल हो सकते। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से जो आवाज़ें आ रही हैं वो बड़ी संजीदा आवाज़ें हैं। मैं मालूम कर लेता हूँ कि बालाजी क्या वाकई ये जो सरदार साहब सवाल उठा रहे हैं ऐसी संजीदा आवाज़ें आ रही हैं, या आप समझते हैं नहीं इस मामले में एक हैं सब? बालाजी जी देखिए मुशाहिद जी, बात ऐसा है कि हिंदुस्तान में कोने कोने में से एक अपना गुस्से का लहर फैला हुआ है। लोग चाहते हैं कि ये जो दहशतगर्द हमेशा जो होता है, खास तौर पर कश्मीर में, इसको एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए। अभी इम्पोर्टेंट देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का उम्मीद है, आर्टिकल 35A के बारे में उम्मीद है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो इलीगल है तो एक बहुत बड़ा विक्ट्री होगा जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं कश्मीर में उनके लिए। तो सिक्योरिटी वैसे वहाँ पे टेंशन है, लेकिन ओवरऑल जो है सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे जो दहशतगर्द वहाँ पे पैदा है, लेकिन 75% जो जम्मू और कश्मीर जो है वहाँ पे अमन कायम हुआ है। लोग वहाँ पे वो हिंदुस्तान पे मिल के काम करने का इज़हार किया, उनका जो डिजायर जो है। और जो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है साउथ कश्मीर में, वहाँ पे ये टेंशन है। तो ये 35A आ जाएगा तो अगर वो इलीगल डिक्लेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट कल, एक बहुत बड़ा विक्ट्री होगा। सुना आपने मुना जी, बालाजी का मौक़िफ़? मुना जी 35A बिल्कुल बालाजी सही फरमा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला देना है, लेकिन आप देखें बालाजी कि उससे पहले क्या हालात वहां पर भारतीय हुकूमत ने कर दिए हैं। सारे जितने हुर्रियत रहनुमा हैं इंक्लूडिंग यासीन मलिक, सबको उन्होंने दोबारा से हिरासत में ले लिया है। जो एक कर्फ्यू और जो सप्रेशन की फिजा अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में कायम है, उसको और उन्होंने मजीद उसको ज़्यादा संगीन कर दिया है, मजीद मुश्किल और स्ट्रिक्ट उन्होंने बना दिया है। तो ये तमाम चीज़ें वो तब कर रहे हैं जब बिल्कुल अब वी आर जस्ट डेज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट 35A के ऊपर। तो क्यों इंतजार नहीं कर सकते थे वो लोग। और एक जो बहुत ही उन्होंने अजीब एलियनेशन की फिजा है, वो क्यों उस तरह से मुसल्लत मजीद कर रहे हैं वो कश्मीरियों पे। रुक सकते हैं वो वर्डिक्ट के लिए। चलिए हाँ बालाजी का इसका जवाब लो। बालाजी का इसका जवाब लो। जी बालाजी बता दें। श्योर जी बहन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के बोलते हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो क्या आप उनको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, सिक्योरिटी कॉर्डन देंगे आप उनको? इतने सालों से जितने हुर्रियतें जो है उनको पाकिस्तान से पैसा आता है और दूसरी जगह से भी उनको पैसा आते हैं, उनके जितने बच्चे हैं सब लंदन में, अमेरिका में सब पढ़ रहे हैं और वहां से बैठ के वो आजादी की बात कर रहे हैं और प्रोटेक्शन ले रहे हैं कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन ले रहे हैं। जी मुना, ये जो फुलमा का जो अटैक हुआ उसके बाद सब लोग यही कहते हैं कि सिक्योरिटी विड्रॉ करिए इनको, फिर बाद में इनको पता लगेगा क्या चीज है। जी मुना
जी बालाजी, मेरा जवाब सुन ले। मैं कह रही हूं कि अगर पाकिस्तान में बैठ के कोई हिंदुस्तान के नारे लगाएगा तो बिल्कुल आपकी बात वहां पर उस केस में आपका आर्गुमेंट ठीक होल्ड होता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि वो हिंदुस्तान नहीं है, वो मकबूजा जम्मू कश्मीर है, वो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो हिंदुस्तान नहीं है। अगर हिंदुस्तान में ये सब चीजें हों तो शायद मैं आपका आर्गुमेंट मान सकती हूँ, वो भी डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसके सख्त खिलाफ है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 1947 के बाद लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन डाउन द झेलम रिवर। अभी जो मौजूदा जो हकीकत है उसको हमको फेस करना है। द थिंग इज जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 89 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद जब से ये जो फंडामेंटलिस्ट देवबंदी, वहां का जो सूफी का ट्रेडिशन है जम्मू कश्मीर में, सूफिज्म का ट्रेडिशन है। नहीं 89 के बाद देवबंदी लोग वहाँ पे घुसे, फिर बाद में एंटायर ट्रेडिशन कश्मीरियत को लोग खत्म किया वहाँ पे। बात नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फैक्ट है। यूएन का 1948 का प्लेबिसिट आज तक पाकिस्तान ने भी उसको करवाना है, हमारे हिस्से के जम्मू कश्मीर में वहां पर भी प्लेबिसिट होना है, तो ये इंटरनेशनल एक बात है, ये इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। क्यों नहीं करवाया जो पाकिस्तान, दूसरी राय नहीं है। नयन जी मैं क्या बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का क्लेम जो है कश्मीर के ऊपर, एक तो पाकिस्तान को ये क्लियर करना चाहिए वो आजाद कश्मीर चाहते हैं या कश्मीर पाकिस्तान के हिस्सा बने। लेकिन जो पाकिस्तान 5000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को उसने तोहफे के तौर पर दे दिया, उनका क्या क्लेम बनता है? चलिए ये बात सरदार साहब से पूछ लेता हूँ इसका। जी सरदार साहब, ये तो जरा हमारे जर्नलिस्ट अपना ऐसा दो तीन बात जी मैं बालाजी काबिल एहतराम है, मैं 2-3 बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। एक तो बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि ये सारे जम्मू और कश्मीर के बजाय 2-3 पॉकेट्स में ट्रबल है। न्यूयॉर्क टाइम्स का मेन एडिटोरियल, खबर नहीं एडिटोरियल, मेजर एडिटोरियल ये कहता है कि हिंदुस्तानी फौजों की तादाद 7 लाख से ज्यादा है। मैं अपनी आपकी हिंदुस्तान की बात नहीं करता, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करता हूं। ये कश्मीरियों को पहले तो बहादुरी का अवार्ड देना चाहिए कि 2-3 पॉकेट्स छोटी छोटी हैं, उनमें ट्रबल है और 7 लाख फौज मौजूद है। दूसरा जो साइनो पाक ट्रीटी है उसकी क्लास 5 पढ़नी चाहिए। पहले तो ये 5000 नहीं है, मैं मादर चाहता हूँ, पढ़े लिखे हैं बहुत बाखबर लोगों में हैं, तो ये खासा सारा इलाका है और ये कई हजार बर्मा मील जो है साइनो पाक ट्रीटी, इसकी क्लास 5 पढ़ी है जिसमें लिखा है कि इसके मुस्तकबिल का फैसला मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हातमी हल के साथ उस वक्त की कश्मीरी क़यादत करेगी। यह साइनो पाक ट्रीटी की क्लास 5 कहती है। तो चीन के साथ ज़ेर इंतजाम एक इलाका है जिसका मुस्तकबिल कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है और मकबूजा जो हम कहते हैं बात और जम्मू और कश्मीर की तहरीक है, ये हिंदुस्तान की तहरीक पर हक खुद इरादियत की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तहरीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के दुनिया के मेंबर कह चुके हैं, बराक ओबामा हिंदुस्तान में कह चुका है, चीनी वजीर आज़म हिंदुस्तान में कह चुका है, बान की मून हिंदुस्तान में खड़े होकर कह चुका है कि यह मसला मुतनाज़ा, इसको हल करना है। तो मेरे आपके एक दूसरे से बहस करने से ये कहना कि ये इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, यानी बराक ओबामा ने हिंदुस्तान में कहा कि मसला मुतनाज़ा मसला, इसको हल करना चाहिए, सारी दुनिया कहती है। और डॉक्टर सिंह ने 2008 में कहा कि हम इस मसले समेत सारे मसाइल हल करना चाहते हैं। और ये जो आगरा में टॉक्स हुई वाजपेयी जी की, वाजपेयी साहब से बड़ा लीडर हिंदुस्तान में कौन है इस वक्त बीजेपी समेत किसी का, तो वाजपेयी साहब के साथ और परवेज मुशर्रफ के साथ जो गुफ्तगू हुई वो किस एजेंडे पर हुई, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फिर मैं समझता हूँ मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ, फिर बालाजी फिर मुन्ना जी की तरफ आऊंगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। सरदार अतीक साहब, मुन्ना जी और बालाजी मौजूद है। बालाजी एक पे ये तो है ना कि जवाहरलाल नेहरू की सियासी अजमत का सभी एतराफ़ करते हैं, स्टेटमेंट थे, लेकिन एक उनका रोमांस तो था ना कश्मीर से। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था एजी नूरानी की किताब जिसमें खतूत थे, यानी वो कश्मीर का हिस्सा हिंदुस्तान को इसलिए भी बनाना चाहते थे कि वो एक बहरहाल एक रोमांटिक स्टेटमेंट, सहर अंगेज सियासतदान थे और उनकी ज़िद की खातिर आप देखिए ना, बहरहाल 50,000 कश्मीरियों का खून तो बहा है ना बालाजी। जय साहब, हकीकत ये है कि जो लोग कश्मीर और कश्मीरियत की बात करते हैं, घाटी में से, कश्मीर के घाटी में से 3.5 लाख हिंदू पंडित लोगों को वहां से वो लोग बंदूक के नोक पर उनको वहां से घर से भगाए।
क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले थे, इसलिए वहां से उनको वहां से भगा दिया। तो जो कश्मीरियत की बात करते हैं, जो पंडित नेहरू की बात करते हैं, तो उनको सबसे पहले ये जवाब देना होगा कि आप चुप क्यों बैठे। ये 25 साल पहले की वाकया है, आप चुप क्यों बैठे। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात कर, दूसरे भाई साहब ने ह्यूमन राइट्स का बात किया था, क्या ये 3.5 लाख जो हिंदू पंडित जो है उनके लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? नहीं, इन्होंने सबसे पहले गोली चलाई थी, इनके वालिद ने, तो इनके वालिद मुजाहिद अव्वल ने तो सबसे पहले गोली चलाई थी गालिबा वहां से, जहां मैं गया हूँ। जो कहते हैं मुन्ना जी, ये कहते हैं कि ये नारे अब लगने शुरू हुए, 25 साल पहले क्या हुआ मुन्ना? बालाजी जो कह रहे हैं, देखिए ये बात जो कर रहे थे कि हम भी क्लेम करते हैं, कश्मीर को क्लेम करते हैं, बहुत ही ऑफिशियल बड़ा क्लियर कट स्टैंड है हमारा कि हम लोग राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हैं कश्मीरियों के लिए, कि वो जहां चाहते हैं वो जा सकते हैं। हमारी तरफ से हमने उनको कोई नहीं इसके ऊपर रोक टोक लगाई है, या हमने कोई नहीं उनको बांध के रखा है। वो लोग खुद, क्योंकि वो लोग बर्बरियत से तंग हैं, तो वो लोग वहां पर बिल्कुल एक इंडिजिनस स्ट्रगल चल रही है, उससे पाकिस्तान के ताने बाने जोड़ना ये सिर्फ एक ब्लाइंड आई जो है वो उसकी तरफ इशारा करता है कि आप लोग क्योंकि अपनी चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं मानते हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, दो चीजें बड़ी पॉजिटिव हैं इस वक्त जिसके ऊपर हमें अपनी होप्स, उम्मीदें आगे के लिए पिन करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कल जो है कहा, और उन्होंने पेशकश की वजीर आजम इमरान खान को कि वो जो गुर्बत दूर करनी है दोनों ममालिक के से, और ये एक कलेक्टिव जो मेजर्स होने चाहिए पाकिस्तान के और भारत के, उसकी तरफ जो है वो ख्याल किया जाए, उसकी तरफ जाया जाए। और उनकी तरफ से एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव उनका पैगाम था। वजीर आजम इमरान खान ने आज अपने पीएम ऑफिस की स्टेटमेंट के जरिए उसका जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं, और एक मर्तबा फिर से उन्होंने दोहराया है कि अगर एक्शनेबल एविडेंस दिया जाए इस पुलवामा अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से इंडिया की तरफ से, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वो जो इंडिया की तरफ से मुसलसल तौर पे बात की जा रही थी ना कि ये कट्स लगा लगा के हमने तकरीर करवाई है वजीर आजम की अपने, और वो किसी और की तरफ से जो है वो तकरीर लिखी गई थी, वो दोबारा उन्होंने रिआइटरेट किया है। व्हाट मोर डू यू वांट? जी बालाजी, मैंने बहन जी, हर बार जब भी कुछ यहाँ पे टेरर अटैक होता है तो पाकिस्तान एक्शनेबल इंटेलिजेंस पूछते हैं, लेकिन जब भी पठानकोट एयरबेस के ऊपर जब भी टेरर अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको वहां पे परमिशन दिया गया इंक्वायरी करने के लिए, तो उसका क्या हुआ? इतने सारे एक्शनेबल इंटेलिजेंस। जी बालाजी, मैं इस पे जवाब आपको अगर दे सकूं तो। और आप देखिए जो खुद को जो मौलाना कहते हैं, मौलाना मसूद अजहर जी, इतने हमेशा जो जहर फैलाते हैं, हाफिज सईद जहर फैलाते हैं, तो वो पाकिस्तान की जमीन से ये सब करते हैं ना। तो सबसे पहले इमरान खान को चाहिए कि उनके ऊपर पाबंदी लाए, कंट्रोल करिए। ये जो ऊपर का जो ड्रामा जो चल रहा है, हम उसके हेडक्वार्टर्स को हमने सीज कर दिया है, उनका बैंक बैलेंस, वो अगर आप जमातुल दवा का आप अकाउंट सीज करते, दूसरा कोई नहीं बालाजी, वो तो तब करे ना जब उनके खिलाफ कोई चीज हो। बालाजी जी मुन्ना जी बालाजी, वो तो तब करे। देखिए मेरी बात सुने, आप जो कुछ आप कह रहे हैं उनके ऊपर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद, ऑलरेडी इनके एसेट सारे फ्रोजन हैं, इनके ऊपर बेपनाह पाबंदियां ऑलरेडी लगी हुई हैं। इससे पहले भी हमने इन सब लोगों को हाउस अरेस्ट पे रखा है। एंड में हमें इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि एक्शनेबल एविडेंस की कमी होती है। ये नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम जितने एविडेंस इंडिया ने दिए थे वो प्रूफ चेक हो चुके हैं। आपने पठानकोट की बात की, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कराई थी। ये वन ऑफ अ काइंड एक बड़ी अनोखी चीज थी। ना सिर्फ MI-ISI की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुई थी बल्कि IB की तरफ से भी, जो सिविल इंटेलिजेंस इदारा है, नवाज शरीफ साहब के खास कहने पर उनको भी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया गया था। आपके अपने NIA के जो DG हैं शरद कुमार साहब, वो कह चुके हैं कि पठानकोट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है पाकिस्तान की। अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर फिर से एक्शनेबल एविडेंस, वही सबसे बड़ा सवालिया निशान है जो अभी भी इस केस में भी आपने हमें देना है। और हम नहीं कह रहे, अब तो आपकी अपनी सबसे आर्च राइवल BJP की ऑपोजिशन जमात ने इतने बड़े बड़े सवाल उठा दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा कह चुके हैं कि 350 kg एक्सप्लोजिव नामुमकिन है कि LOC के उस पार तक 50-50 मीटर पर आपकी चेक पोस्ट से, हाईली फोर्टिफाइड ये मिलिट्री जोन है पुलवामा, नामुमकिन है वहां पर कि इनसाइडर जॉब ना हो। मैं सरदार साहब आपके आता हूं, एक कुछ बालाजी का जवाब ले लूं, फिर मैं सरदार साहब आपके आता हूं। जी बालाजी, मुन्ना जी का क्या जो सवाल उठाए? जी ये जो है
जो बॉम्बे में जो अटैक हुआ, ताज के ऊपर जो अटैक हुआ, ताजमहल होटल के ऊपर अटैक हुआ, उसके बारे में जितने सारे कॉन्वर्सेशंस जो है वो पूरे टेलीविजन, सरेआम टेलीविजन में वो वहां से हैंडलर उससे बात कर रहा है, टेप रिकॉर्डिंग के साथ, उनका वॉइस सैंपल के साथ, हर चीज एविडेंस जो सबूत पाकिस्तान को पेश किया गया। पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया? चले मुन्ना जी इसका भी जवाब दे दे, चले इसका भी जवाब दे दे मुंबई वाला मुन्ना। जी मैं ब्रीफली बिल्कुल जस्ट वन लाइन। मुजाहिद साहब, ये जिस अटैक की 26/11 की, अजमल कसाब का मैं नहीं कह रही हूँ, इनके अपने लीडिंग हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर ने बोला है, उसका डोमिसाइल इंडियन था। इनके अपने फॉर्मर पुलिस के चीफ SM मुशर्रफ साहब रिजाइन कर चुके हैं और एक किताब लिखी है उन्होंने, हु किल्ड हेमंत करकरे। उस किताब का क्रक्स ही यही है कि 26/11 एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब आप मुझे बताएं कि ये सारी चीजें हम माने, ये तमाम चीजें वो है जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे तो ये हम लोग एक्सचेंज करेंगे, ऐसे टॉक शोज में नहीं हो सकता। हसन मुशर्रफ साहब एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर है जिनको कोई पूछता भी नहीं है किसी से जोक। और अगर आप कहते हैं कि अजमल कसाब वो पाकिस्तानी नहीं थे, हिंदुस्तानी थे, ये तो एक सरासर एक मजाक का हो रहा है। व्हाई इज पाकिस्तान इज इन डिनायल? इतने हर चीज मैं तो सर मैंने तो अपनी कोई सोर्स कोट ही नहीं की है, मैं तो सिर्फ इंडियन सोर्सेस इस वक्त कोट कर रही हूँ। आपके अपने अखबार ने बोला है डोमिसाइल उन्होंने दिखाया है अजमल कसाब का इंडियन, यूपी का डोमिसाइल है। को टैकल करना चाहते हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूर अख्तर और दूसरे जो भी है, एक 3-4 लोग जो हैं उनको आप हमारे हिरासत में आप दे दीजिए। वो लोग सब वांटेड हैं यहाँ। हम दे देंगे आपकी हिरासत में, हम दे देंगे, हमने कोई मना ही नहीं किया है। आप आके बात तो करें, आप बिस्मिल्लाह करें, हम सारे लोग आपको दे देंगे। लेकिन एक बात ये भी तो है ना सरदार अतीक साहब, नॉन स्टेट एक्टर के तो हम खुद भी शिकार रहे हैं ना। हमारे यहाँ भी तो दहशतगर्दी और तकरीबकारी जो हुई और जो हमने तालिबान इंतहा पसंदी फेस की, वो भी तो कितने हमारे लोग शहीद हुए। सरदार साहब, ये जो बहस इसमें है कि अगर नॉन स्टेट एक्टर को तो हमने अगर इनका डिस्करेज ही किया है ना, पकड़ा ही है ना सरदार साहब। नहीं ना, ये जो नॉन स्टेट एक्टर का जो बात जो है ना, इसको हमको भूलना चाहिए। हकीकत सब लोग जानते हैं कि जैश ए मोहम्मद का फंडिंग कौन करते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कौन उनको देता है। सरदार साहब मैं सरदार साहब जवाब दे दूं। आप देखिए कि अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है वो सुसाइड बॉम्बर का पूरा दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। जी सरदार साहब। जी हाँ, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में 700 साल से मजहबी हम आहंगी है। कोई हिंदू मुस्लिम पंडित सिख ईसाई फसादात किस्म की चीज़ वहाँ पर। मैं एक और बात, आसान बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूं कि आज सारी दुनिया जब ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है तो आप मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दे दीजिए, जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त दे दीजिए, यूनेस्को को दे दीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को दे दीजिए, यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदों को दे दीजिए, हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन को दे दीजिए। हम जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के कंटोनमेंट के तमाम इलाकों के लिए हिंदुस्तान समेत दुनिया के बेशुमार ममालिक के वीज़े फ्री कर दिए हैं, तो आप आलमी इदारों को वहाँ जाने दीजिए, वो देखें कि क्या वहाँ ह्यूमन राइट्स की पामाली किसी एक तबके की हो रही है, सबकी हो रही है, क्या हमारे दरमियान हम आंगी नहीं है, क्या पीसफुल रिलीजियस को एग्जिस्टेंस वहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या मजहब की बुनियाद पर कोई फसादात पिछले 700 साल से शाह हमदान के ज़माने से लेकर आज तक वहाँ हुए हैं। तो कश्मीर का अपना एक कल्चर है। और दूसरी बात यह है कि ये 35A की हम बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, ये जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ने लिखकर अक़वाम मुत्तहिदा में दिया हुआ है। तो इस सारी बात को यकसर कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? हाँ, गुफ्तगू इस तरह हो रही है कि ये तो इशू ही ऐसा है कि जैसे कि कोई दहाइयाँ होने को आ रही हैं कि किस तरह इसको किया जाए। और बाला जी और मुना और हमारी जो सरदार की बात कर रहे थे, जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा ज़रा कंक्लूडिंग सिचुएशन पर बात करना चाहूँगा कि मुस्तकबिल में क्या वाकई ख़तरा इतना बढ़ गया है दोनों के दरमियान। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। मेरे साथ मुना में। मुना, वैसे ये जो भारत है, यानी इसको एक कहते हैं, एक तो वॉर होती है जो अस्करी होती है, एक वर्ड ऑफ वॉर होती है। आप क्या समझती हैं, क्या हम लोग प्रॉपर उनको इस पर चैलेंज कर रहे हैं नेशनल या इंटरनेशनल फोरम पे?
जी, मुझे तो लगता है अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुजाहिद साहब, जब से हमारे वज़ीर आज़म का एड्रेस हुआ है, फिर उसके बाद DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान की तरफ से जब ख़ास तौर पे बड़ा वाज़े दो टोक अल्फाज में ये कहा गया है कि हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, ये इस चीज़ से मैं समझती हूँ बड़ा फ़र्क पड़ा है। एकदम से उस पूरे लहजे में बड़ी नरमी पड़ गई है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू में अपनाया गया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, आपने गलती कर दी है, अब आप सज़ा भुगतेंगे। वो सारी चीज़ों में लचक पड़ी है। अब आप आज की स्टेटमेंट, सैटरडे की स्टेटमेंट उनकी देखें, उनकी 15 फरवरी की स्टेटमेंट आप देखें, कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि नॉन स्टेट एक्टर को तो, लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर को ये एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, इस सिलसिले में आप समझते हैं कि माजी में कुछ हमारे हुक्मरानों ने कमजोरी का मुजाहरा किया था? जी जी, एब्सोल्युटली। इसमें हमें, मुझे नहीं लगता है कि कोई कबाहत होनी चाहिए इस बात में कि वाकई इसके ऊपर, बल्कि मैं अब भी समझती हूँ क्लियर होके बताएं, अपना स्टैंड बिल्कुल साफ होके दो टोक अल्फाज में बताएं अवाम को। इस बारे में मैं समझती हूँ मजीद हमारे अथॉरिटीज को एनलाइटन करना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नहीं हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है। हमें अभी भी इस पे क्लैरिटी चाहिए। जो कुछ है वो मेरी आपकी सहाफती सोर्सेज से होगा, लेकिन द ऑफिशियल वर्ड इज येट टू कम आउट ऑन दिस मैटर। नहीं, ऑफिशियल वर्ड तो ये है ना कि वो कहते हैं हमने कार्रवाई की, लेकिन ये कहा जाता है कि एक सेक्शन ऐसा है ना कि बहरहाल हमारे यहाँ जो एक तालिबान अपॉलोजिस्ट तो रहा ना, एक एलिमेंट जो इनको प्रोटेक्शन देता रहा। मुना, ये भी तो अपनी जगह हकीकत है ना। द ऑफिशियल वर्ड ऑन आवर साइड मुजाहिद साहब, ये बड़ी जरूरी चीज है। देखिए, तालिबान से उन लोगों का कोई कनेक्शन है, तालिबान अपॉलोजिस्ट जो है ना, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ कि एक्सट्रीम जो है सम एक्सटेंट एक जगह जाके मिल गए थे ना, लश्कर, पंजाबी तालिबान, अफगानी तालिबान, हमारे लोग डिवाइड करने लगे थे ना अलग अलग। भारत सब एक ही थे ना, सिंधी तालिबान भी हो गए, सिंधी तालिबान हो गए। तो ये जो एक एलिमेंट था, ये सब अटैक करता था ना, ये जो हमारे ऊपर अटैक करता था, ये बाहर का अटैक करता था। इसलिए सवाल उठा कि इस पे हमें और ज्यादा स्टैंड वाजे नहीं करना चाहिए। मुना, हमें क्लैरिटी चाहिए इस पे मुजाहिद साहब। देखिए, अभी भी अगर आप लोगों ने उनके एसेट्स फ्रीज किए हैं, अगर आप लोगों ने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, बताएं क्यों लगाई हैं। अभी मजीद किस चीज की क्लैरिटी आना बाकी है। ये FATF पे भी ये कशमकश है, और आप यकीन करें इवन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, मिनिस्टर्स, हर कोई इस बारे में इतना कॉशियस होता है कि वो कहते हैं कि नो कमेंट्स। हर किसी का ये स्टैंड होता है। ये चीज अवाम को बड़ा एक ना, आप समझें कि एक बहुत धुंधले से सिचुएशन में लाके उनको रख देती है, एक धुंध की फिजा होती है। इसके ऊपर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है आपके ऑफिशियल अथॉरिटीज की तरफ से। ठीक है, इस इशू पर तो हम और भी गुफ्तगू कर सकते हैं। मुना, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपका शुक्रिया। और आपको इल्म है कि इस वक्त जो कश्मीर में वाक़या और सानिया हुआ, उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। और ख़ास तौर पर लोग ये कहते हैं कि जो 19 मई का इलेक्शन आ रहा है मोदी का, उस हवाले से वो इसको ज़्यादा हवा दे रहे हैं। डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।